नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास डिग्री। इसमें जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 24 जून और 24 जून को आपका एसएससी फेज 12 का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में जिनके जिससे आपका 25 प्रश्न पूछे गए थे, उन 25 प्रश्नों में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हो सकते थे वो मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो आज की वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले आपको बता दें कि आज का जो जीके जीएस का जो लेवल था वो दोस्तों आपका मॉडरेट लेवल का देखा गया है, जिसमें बहुत सारे बच्चे को क्वेश्चन भी याद नहीं था, इस कारण ये वीडियो इतना लेट आ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि और क्या आपको दिक्कत है। बाकी टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा इसके पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न आपसे या पूछा गया था एग्जाम में कि रेलवे के वर्तमान में सीईओ कौन है, ठीक है। वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में दोस्तों आपका श्रीमती जय वर्मा सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे अकॉर्डिंग टू टाइम लाइन पूछा गया होगा कि 2023 से पहले आपके रेलवे के सीईओ कौन थे, जैसा कि स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है, कि उसमें आपका जो नाम है आपका अनिल कुमार लोहाटी का भी था, जो कि राइट आंसर था। तो अनिल कुमार लोहाटी भी इसका राइट आंसर हो सकता है, इसमें कोई भी दो राय की बात नहीं है, क्योंकि जया वर्मा सिन्हा से पहले आपके जो सीईओ थे या अध्यक्ष थे वो आपके अनिल कुमार लोहाटी ही थे, जो कि 1 सितंबर 2023 से पहले थे। लेकिन 1 सितंबर 2023 को आपका जया वर्मा सिन्हा जो कि अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त की गई है। आपको बता दें कि ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा विजय लक्ष्मी विश्वनाथ को याद रखिएगा, जो रेलवे बोर्ड की पहली महिला सदस्य थी, और रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष आपके जया वर्मा सिन्हा ही हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि एसएससी सीजीएल का जो बम्पर वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आपको आज ही आने वाला है। तो उसी अवसर पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के द्वारा एक बहुत ही बड़ी घोषणा की गई है, जो कि एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन में यह सबसे बड़ा रेगुलेशन है, जिसका नाम है ग्रांटेड सिलेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। ग्रांटेड सिलेक्शन प्रोग्राम, इसमें दोस्तों आपको बहुत सारे नए फ्यूचर शामिल किए गए हैं इस प्रोग्राम में। और आपको बता दें कि काफ़ी महीनों से टेक्स्ट बुक की जो टीम है आपका रिसर्च कर रही थी, साथ में लास्ट 10 साल के पीवाईक्यू में, और साथ में लाखों बच्चों से बात की है, जो कि आपका एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो आज शाम 6 बजे लॉन्च इवेंट है, जिसमें जुड़ना आप लोग ना भूलिएगा। यह रेवोल्यूशनरी बैच है जो एग्जाम प्रिपरेशन के आपके एग्जाम प्रिपरेशन को ट्रांसफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है, आप लोग जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए और हिट करें द नोटिफिकेशन बेल पर, और एक स्टे अपडेट आप लोग को वहाँ पर मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कर दें। तो लेट्स इम्बार्क ऑन दिस जर्नी टुगेदर फ्रॉम तैयारी से सिलेक्शन की जिम्मेदारी तक, ठीक है। तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। आज शाम 24 जून 6 बजे जिसका ओरिएंटल क्लास और ये टेंशन क्लास आपको 1 जुलाई से, और जो प्रोग्राम है आपका स्टार्ट होगा वो आपका 3 जुलाई से स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन दोस्तों आपका स्टार्ट हो गया है 24 दिन से, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन टेक्स्ट बुक की गारंटी, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 है, जो कि आपका किससे संबंधित है, ठीक है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 की बात करेंगे तो ये अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 20 में एक आरोपी व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी को मनमानी या अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे अनुच्छेद 21 पूछेगा तो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बराबर पहाड़ की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो बराबर पहाड़ी की गुफाएं की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका हो जाएगा बिहार, ठीक है। बिहार में दोस्तों आपका ये बराबर का जो पहाड़ी गुफा है वो दोस्तों आपका स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे आपका एग्जाम बिहार के लेवल का होता, बिहार स्टेट का होता, तो आपसे इसका जगह का भी नाम पूछा जाता है कि बिहार के किस जगह में, ठीक है। तो बराबर का गुफा जो है वो आपका बिहार राज्य में स्थित है, यह जहानाबाद जिले में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये जहानाबाद जिले में है। इसके अलावा बात करेंगे बराबर पहाड़ी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी बची हुई गुफाएं हैं जो चट्टान को काटकर बनाई गई है। इस तरह की गुफाएं बराबर यानी कि 4 गुफाएं, नागार्जुन 3 गुफाएं पहाड़ी जोड़ों में पाई जाती है। इसी चट्टान की गुफाओं में राजा प्यादसी की ओर से बराबर समुदाय और नागार्जुन समुदाय के लिए देवना पी दशरथ पर समर्पित शिलालेख निर्मित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा बराबर की गुफा के साथ साथ एक स्टूडेंट आपका एक और स्तूप का भी नाम आया है कि स्तूप भी आपसे पूछा गया था कि स्तूप अमरावती जो स्तूप है वो दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो अमरावती स्तूप अगर आपसे पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। अमरावती स्तूप आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अमरावती स्तूप से आपका
एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। अगर आपसे जिला का नाम पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर गुंटूर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक जिला का नाम है गुंटूर, वहीं पर दोस्तों आपका स्तूप निर्मित है, स्थित है, और इसको बनवाया था आपका अशोक ने। ठीक है, अशोक ने बनवाया था 3rd सेंचुरी BC में। तो इसको भी आप याद देखिएगा। ये जो स्तूप है आपका बुद्ध के जीवन और उनके शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 2023 तक भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, देखिए संस्कृति मंत्रालय के अनुसार पूछा गया था या नहीं पूछा गया था ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये पूछा जरूर गया था कि 2023 तक भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, और जब भी आपका शास्त्रीय नृत्य पूछा जाता है वो अकॉर्डिंग टू संस्कृति मंत्रालय नहीं, वो आपसे पूछा जाता है संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 8 हो जाएगा। लेकिन हम प्रश्न को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, क्योंकि आप लोग को भी मालूम है कि प्रश्न तो सेम आता नहीं है, उससे जुड़े प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे संस्कृति मंत्रालय के अनुसार पूछेगा तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 9 हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, 8 कब होगा? जब संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र के एक प्रसिद्ध कृति में नृत्य का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, और जो छऊ है भारत का 9वां नृत्य रूप है। ठीक है, किसके अनुसार? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। लेकिन संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा छऊ को अभी तक दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, वो 8 कौन कौन सा है? ठीक है, एक तो आप लोग देख लिए छऊ है। ठीक है, इसके अलावा जो 8 है वो आपका सेम है, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भी है और आपका संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भी है। ठीक है, एक है आपका भरतनाट्यम है, जिसका राइट आंसर अगर पूछेगा तो तमिलनाडु है, इसे सदीरट्टम के नाम से भी जाना जाता है। एक आपका कथक है, उत्तर पश्चिम मध्य भारत का है। एक है आपका कथकली, जो कि आपका केरल का है। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी आपका उड़ीसा का है। मणिपुरी आपका मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम आपका केरल का है। सतरिया दोस्तों आपका असम का है। ठीक है, छऊ की बात करेंगे तो छऊ आपका पूर्वी भारत में आता है। यह आपका बंगाल का भी है, आपका झारखंड का भी है और उड़ीसा का भी है। बंगाल में दोस्तों आपका पुरुलिया छऊ के नाम जानते हैं, झारखंड में आपका सरायकेला के छऊ के नाम से, उड़ीसा में आपका मयूरभंज छऊ के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आपके यहाँ से प्रश्न आएंगे ही, कोई इसमें दो राय नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि जब हुमायूं आपका 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कनौज या बलग्राम का युद्ध हारा, तो उसके बाद वो कौन सा देश भागा? ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो देखिए आपका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा ईरान। ठीक है, हुमायूं है जो कि आपका ईरान भाग गया था। ठीक है, इसके अलावा आपसे एग्जाम में और प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि जब हुमायूं ईरान भागा तो उसको वहाँ पर शरण किसने दिया था? ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसको वहाँ पर शरण किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर शाह तहमासप हो जाएगा। ठीक है, शाह तहमासप की बात करेंगे तो फारसी राजा था, जिन्हें हुमायूं को काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त करने में मदद करने के लिए सैन्य सहायता प्रदान की थी। बाद में सिकंदर शुरू की अफगान सेना को हराकर 1555 में आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 1539 में आपका चौसा का युद्ध हुआ था। 1540 में आपका कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसे कि हम लोग बेलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं आपका दूसरा मुगल सम्राट था, जिसने भारत में मुगल शासनकाल के दौरान भारत पर शासन किया। कुछ आंतरिक समस्याओं के कारण चौसा और कन्नौज में शेर खान से हार के बाद भागने पर मजबूर होना पड़ा था। ठीक है, भागकर कहाँ क्या था? ईरान गया था, जो कि आपके एग्जाम का प्रश्न बना था। ठीक है, और बाकी 1539 में चौसा का किसके बीच? हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। ठीक है, शेर शाह ही इसको हराकर भगा दिया था। बाकी 15 साल तक सूर्य साम्राज्य, जो कि शेर शाह के द्वारा स्थापित था, वही दिल्ली पर शासन करता है। फिर बाद में 1555 में हुमायूं आता है, सरहिंद का युद्ध करता है, फिर से सबको भगाता है, फिर से मुगल सम्राट का स्थापना करता है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को डैश कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा लिंगानुपात, जिसे कि हम लोग सेक्स रेशियो के नाम जानते हैं। जब लिंगानुपात से संबंधित प्रश्न आपको आया है तब हम इसकी परिभाषा पर भी फोकस किए थे, क्योंकि मालूम था कि परिभाषा से संबंधित जो आपका प्रश्न है वो एग्जाम में आएगा, क्योंकि पहले भी इस तरह का प्रश्न आ चुका है। तो लिंगानुपात को एक दी गई जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस समाज में पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर होती है, यानी कि 1000 पुरुष पर 1000 महिला, वहाँ का लिंगानुपात 1:1 होता है। इसके अलावा भारत की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। 943 करने का मतलब है कि 1000 पुरुष पर यहाँ महिलाओं की संख्या कितना है? 943 है। वर्तमान समय में बात करेंगे तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात आपका हरियाणा राज्य का है, कितना है? तो 879 है। इसके अलावा सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करेंगे तो केरल का है, वहाँ पर लिंगानुपात 1084 है। कि 1084 कहने का मतलब है कि 1000 पुरुष पर 1084 महिला है, यानी कि 84 महिला आपका ज़्यादा ही है। इस कारण वहाँ का लिंगानुपात भी आपका ज़्यादा है पूरे भारत में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि एडमिरल
दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख से पहले कौन थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आर हरि कुमार हो जाएगा, ठीक है। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा 30 अप्रैल 2024 को उन्होंने एडमिरल आर हरि कुमार को रिटायर होने के बाद पदभार ग्रहण किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आर हरि कुमार होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 77वीं लोकसभा से उड़ीसा में कितने सांसद थे, ठीक है। तो 77वीं लोकसभा की बात करेंगे तो उड़ीसा से आपका 21 सांसद है जो कि आपके बड़े थे। हमें मालूम था कि आपका जो सांसद से प्रश्न क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि पिछला बार पूछा गया था मणिपुर से कितना सांसद थे, तो 2 इसका राइट आंसर था। तो हमने आपके पीडीएफ में देखिएगा, टेलीग्राम पर भी पीडीएफ उपलब्ध है, ठीक है। वहाँ पर हम सभी राज्यों के लोकसभा सीटों के बारे में है जो कि आपको हम दे दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। बाकी 150 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार किया गया है जो कि आपके इसी एग्जाम के बेस के ऊपर, इसी एग्जाम से संबंधित जो प्रश्न आपके 150 एग्जाम पूछे गए हैं उनसे संबंधित सारे टॉपिक को इसमें कवर कर दिया गया है। अगर आपको इसको लेना चाहते हैं तो 9973741666 पर मैसेज कीजिएगा। मात्र 25 रुपये में ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा और यहीं से आपको 50-60 से % ज़्यादा अधिक जो प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपसे 97वीं उड़ीसा से राज्यसभा संसद पूछा जाता है तो राइट आंसर आपका 10 होगा। उड़ीसा में भी नए हाल ही में चुनाव हुआ है, वहाँ पर नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, मोहन चरण मांझी को। इसके अलावा सबसे ज़्यादा आपका लोकसभा सांसद का सीट है जो कि आपका 80 है, कहाँ का है तो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। उसी प्रकार 40 आपका बिहार का है, 48 आपका महाराष्ट्र का है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, बाकी पीडीएफ में दिया गया है, आप लोग जाकर उसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया कि बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI पता करने का क्या सूत्र है, ठीक है। तो इसका सूत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा kg/m², ठीक है। केजी की बात ऐसे तो वजन पर ऊंचाई होता है, लेकिन वजन जो मापा जाता है वो आपका केजी में, ऊंचाई जो नापा जाएगा वो आपका मीटर में नापा जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा। BMI की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति का शरीर द्रव्यमान सूचकांक वजन और ऊंचाई के मामले में शरीर में मोटापा दर्शाता है। ये व्यक्ति को विभिन्न वजनों के अनुसार वर्गीकृत करता है। और केजीज को बात करेंगे तो व्यक्ति का वजन किलोग्राम में, m² की बात करेंगे तो व्यक्ति की ऊंचाई मीटर वर्ग में, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर BMI आपका 18.5 से नीचे है तो इसका मतलब है कि आप अंडरवेट हैं। अगर आपका BMI 18.5 से लेकर 24.9 तक है तो आप नॉर्मल रेंज में हैं। अगर 25 से आपका 29.9 है तो इसका मतलब आप ओवरवेट में हैं, ठीक है। तो इस प्रकार भी कुछ आपका BMI है जो कि आपका कैलकुलेट किया गया, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि IUPAC नामकरण के अनुसार अवस्था सारणी में किस तत्व का परमाणु क्रमांक को सर्वोगियम का नाम दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछा गया था सिवोग्रियम का आपके एटॉमिक नंबर पूछा गया था, जिसका राइट आंसर 106 था। तो इसका राइट आंसर आपका 106 होगा, ठीक है। सर्वोगियम की बात करते हैं तो ये आपका कृत्रिम रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Ag है और परमाणु संख्या 106 है। इस तत्व का जो नाम है ग्लेन टी सिबोर के नाम पर रखा गया था, जो एक अमेरिकी परमाणु रासायनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता है। इसके अलावा सिवोग्रियम एक उच्च रेडियोधर्मी तत्व है। इसके सबसे स्थिर समस्थानिक का आधा जीवन केवल कुछ मिनट तक का ही होता है। इसके अलावा सिवोग्रियम की खोज की सूचना सबसे पहले 1974 में कैलिफोर्निया में लॉरेंस वर्केल नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक की एक टीम ने किया था, ठीक है। किसने किया था? टीम ने किया था। इसके अलावा और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं, बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस के 3rd सेशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। 3rd सेशन की बात करेंगे तो 3rd सेशन जो कि आपका 1887 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो दोस्तों आपके कौन थी? बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कि हमने आपको पहले ही बता चुका है, ठीक है। आपको 1885 का भी बताया था जब आपका स्थापना हुआ था, 1886 का भी बताया था, 1887 का भी बताया और आपको 1888 का भी बताया था, ठीक है। चारों सेशन का अपना अलग अलग महत्व है, ठीक है। 1885 की बात करेंगे तो पहली बार आपका स्थापना हुआ था बम्बई में, इसकी अध्यक्षता किया था WC बनर्जी ने, ठीक है। इसके अलावा 1886 दूसरा जो कि आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था, कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। इसके अलावा 1887 में मद्रास का हुआ था। बदरुद्दीन तैयबजी की हमने बताया था कि मुसलमान पहले अध्यक्ष आपके कौन थे? तो इसके यही थे। और 1888 का आपका जॉर्ज यूल था, जो कि आपका प्रथम यूरोपीय आपका अध्यक्ष था, ठीक है। हमने सब आपको बता चुका है पहले ही और पीडीएफ में आपको दिया गया। हमने पहले ही कहा था कि जो हम आपको पीडीएफ में देंगे उससे ही संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो प्रश्न मिल रहा है आर्टिकल 112 से, ठीक है। आर्टिकल 112 है जो कि आपका किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 112 की जब हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल जो 112 है वो दोस्तों आपका वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित, ठीक है। आर्टिकल 112 किससे संबंधित है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण से, जिससे कि हम तो आमतौर पर हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा जो आपका वित्तीय जो वर्ष है ये भी आपके एग्जाम में 100% आएगा, कभी ना कभी याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक समाप्त होता है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आएगा। बाकी
बजट से संबंधित अनुच्छेद 112 है, याद रखिएगा। बजट का जो उल्लेख है हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उपयोग होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको बता दें कि इस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के द्वारा जो आपका लॉन्च इवेंट रखा गया है 24 जून को शाम 6 बजे, यानी कि आज शाम 6 बजे, उससे जुड़ना न भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी से जाकर आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही आपको ये सेशन स्टार्ट हो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। बाकी ओरिएंटेशन क्लास जुड़ना चाहते हैं तो 1 जुलाई को होगा, प्रोग्राम आपका 3 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो रजिस्ट्रेशन आपका 24 जून से स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग जाकर जुड़ जाइएगा। बाकी PDF टेलीग्राम पर चला जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।